बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक का पहला जलसा गुजरांवाला में हो रहा है। कुछ ही देर बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। कुछ रहनुमाओं ने खिताब कर लिया, लेकिन मरकज़ी कायदीन का खिताब अभी बाकी है। सबसे पहले जो मरकज़ी कायदीन में से जो कायद जलसागाह पहुंची वो मरियम नवाज़ थी। उनके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे और अब कुछ ही देर बाद मौलाना फजलुर रहमान भी जलसागाह में पहुंच जाएंगे। जलसागाह की अंदरूनी सूरत हाल ये है कि जैम पैक है, बैरूनी सतह पर भी कारकुनान मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत ये कहती है कि 10 से 15,000 या 15 से 20,000 कारकुनान होंगे। दूसरी जानिब जो अपोजिशन अराकीन है या जो कारकुनान हैं, उनका ये अंदाज़ा है और दावा है कि 50 से 60,000 के करीब ये अफराद होंगे। अब ये जो दावे हैं, इनमें हकीकत कितनी है? क्या तहरीक का पहला जलसा अगर तो कामयाब हो जाता है तो क्या ये तहरीक के मुस्तकबिल में फ़वाइद भी देगा, या फिर ये पहला जलसा इसके असरात ज़्यादा दिनों तक नहीं जा सकेंगे? इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एडिटर फोरम सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब, और इस्लामाबाद से एडिटर हमारे साथ राव खालिद साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी मौजूद हैं, और रोज़नामा 92 न्यूज़ के एडिटर कराची हमारे साथ खावर सईद साहब मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अंदाजे दोनों जानिब से बताए जा रहे हैं, हुकूमती जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। अब अंदाज़ा इसमें से दोनों में से किसका ठीक है, 50-60 हज़ार वाला या 15-20 हज़ार वाला? देखिए यार सर, एक हुकूमत का दावा ठीक नहीं है। जितनी तादाद हुकूमत बता रही है उससे कई गुना ज़्यादा तादाद। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जलसा कामयाब हो गया तादाद के हवाले से, अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से, अपोजिशन ने जो मनसूबाबंदी बनाई थी उसके हिसाब से। देखें, सुबह से लेकर शाम तक, अब रात का कितने बज गए, 11 बजे सुबह टाइम हो गया। सुबह से इस तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, वो है जलसा। एक चीज़ डिस्कस हो रही है, जलसे जुलूस। तादाद जितनी सोची गई थी अपोजिशन की तरफ से, मैं नहीं समझता कि उतनी तादाद आई जितनी बड़ी जमातें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद आ गई कि गुजरांवाले की तरीक़ का एक बड़ा जलसा बन गया। अपोजिशन तादाद के हिसाब से, अपनी हिकमत अमली के हिसाब से तो यासर होगी कामयाब। सही। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जब तकरीरें होनी है ना, उसके बाद जो सुबह से अब तक एक चीज़ चल रही है कि इनके अंदर 2 बयानी हो गए। इन 2 बयानियों के बाद क्या ये अगले आने वाले जलसे, अगली आने वाली मूवमेंट, अगले आने वाले हालात इस पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद रख सकेंगे? क्या आज के जलसा में ना मुत्तहिदा अपोजिशन ज़रूर है, लेकिन लग रहा है सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है और इसमें हाईजैक किया हुआ जी, हाईजैक किया हुआ, बिल्कुल हाईजैक किया हुआ है। और कराची का जलसा हाईजैक करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और मौलाना साहब जिनको आज से 2 दिन पहले ये इतला मिल गई थी कि मौलाना साहब फिर दोबारा बेचारे फारिग हो रहे हैं, उनको पहले दिखाया, कुछ किया और उसके बाद सब ने अपनी अपनी चॉइस कर ली है। तो आज के जलसे की कुछ देर बाद तकारीर जो है ना, 5 बरी, उन 5 बरी तकारीर के बाद अगर मियां नवाज शरीफ की तकरीर भी हुई तो उन तकारीर के बाद इस इत्तेहाद का जो मुस्तकबिल है वो सामने नजर आएगा। आज आप मत सोचें कि कितनी तादाद है कितनी नहीं है, आज का दिन वो जीते हैं, हमें मान लेना चाहिए। कामयाब जलसा है, मान लेना चाहिए, लेकिन क्या पहली कामयाबी के बाद अगली कामयाबी होगी? क्या ये इत्तेहाद चलेगा? ये एक सवालिया निशान है। मौलाना फजलुर, सिर्फ एक बात, मौलाना फजलुर रहमान क्यों लेट पहुंचे हैं? मौलाना रास्ते में रुकते क्यों गए हैं? रास्ते में मौलाना को फौरी पहुंचने के लिए कौन कौन से लीडर फोन करते हैं, ये हम जरूर बताएंगे। इस आगे बढ़ के इस पर बात कर लेते हैं। खावर साहब, आपकी नजर में आज का जलसा क्या कामयाब है या फिर नहीं कामयाब? क्या एक्सपेक्टेशन जो थी अवाम के इज्तिमा के हवाले से, उसमें किसी हद तक अपोजिशन कामयाब हुई? देखिए जी, दर्जा हरारत बनाने में वो कामयाब रहे हैं, एक सियासी दर्जा हरारत पैदा कर दिया है, और अगर इसका तसलसल रहा तो आने वाले दिनों में अगर सारे जलसे इसी तरह से कामयाबी से हमकिनार हुए, कराची का जलसा, कोयटा का जलसा, इस तरह सारे जलसे अगर कामयाब हुए तो एक दबाव बढ़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गुजरांवाले के जलसे को कामयाब बनाने में तहरीक इंसाफ के वज़रा का कारनामा है। उन्होंने इश्तियाल दिलाया मुख्तलिफ नून लीग के लोगों को, मुख्तलिफ PDM के लोगों को कि आप तो ये भर भी नहीं सकते, तो उन्होंने दिन रात मेहनत की
और उसके लिए उन्होंने हर तरह के वसाइल सर्फ किए और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, चूँकि ये खड़े हुए पानी में पहला पत्थर था, तो वो कहते थे कि इतना बड़ा इर्तियाश हो कि एक गहमा गहमी बन जाए और पाकिस्तान की सतह पर एक सामने आ जाए कि बात के जनाब अपोजिशन PDM एक कामयाब इत्तेहाद है जो आने वाले दिलों में इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। और खास तौर पर खबर साहब जैसा कि कह रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं उनको, आप भी क्या समझते हैं कि वाकई ये इश्तियाल दिलाने पे इतनी अवाम जमा हुई या फिर इश्तियाल के बगैर ही उनकी बाकायदा मनसूबाबंदी ही इतनी थी कि इतनी अवाम जमा कर लें? देखिए, हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑब्वियसली होता है, लोग रिएक्ट करते हैं क्योंकि आजकल रीच जो है सोशल मीडिया की और वैसे टीवी के ज़रिए बाकी जो ज़राए इब्लाग हैं उनके ज़रिए रीच बहुत है। हर बंदे को गांव में बैठे हुए कोई पता है क्या हो रहा है, कौन सा वज़ीर क्या बयान दे रहा है, अपोजिशन क्या बयान दे रही है, एक फैक्टर वो हो सकता है। लेकिन आप ये जहन में रखें, गुजरांवाला जो है पूरा ये क्लीन स्वीप किया था मुस्लिम लीग नून ने, और वहाँ पे उसके इर्द गिर्द फिर लाला मूसा कायरा साहब हैं वहाँ पे, इस तरह से ख्वाजा आसिफ है सियालकोट से, एहसन इकबाल है नारोवाल से, फिर लाहौर से ख़ुद मरियम गई हैं, लाहौर में भी उनकी अच्छी खासी, तो ये एक गढ़ है कह लें मुस्लिम लीग नून का। तो पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी वहाँ इन्फ्लुएंस है इलाकों में, तो उनका लोगों को इकट्ठे करना, ले आना, और फिर उस मौलाना फजलुर रहमान ऑब्वियसली उनके हर जगह पे कुछ ना कुछ मदारिस या उसके हवाले से उनकी प्रेजेंस रहती है, तो वो उनका इकट्ठ हो जाना कोई इतना ये अचंभे की बात नहीं है। अगर ना होता तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होना था। ये मैं कहता हूँ कि अगर ये इतने लोग जितने आए हैं, आने तो बहुत ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन जितने आए हैं अगर ये इस तरह से ना होता और जलसा जो हुकूमत कह रही है 10, 15, 20 हज़ार पे इकट्ठ होता तो ये बहुत बड़ी ठेस पहुँचनी थी इस PDM की पूरी जो उन्होंने एक प्लान किया हुआ है सारा। दूसरा, मैं तहरीक नहीं इसको कहूँगा, ये जलसों की एक सीरीज़ है। तहरीक तो जब ये तहरीक की शक्ल में बदलेगी, नाम ज़रूर है इसका मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लेकिन जब तहरीक में बदलेगी फिर पता चलेगा कि कितने लोग इकट्ठे रहते हैं कितने नहीं रहते। मैं पहले दिन से कन्विंस्ड हूँ कि जो इनका एजेंडा है अभी बहुत से उसमें से हट गया, ये लाइन से मुख्तलिफ बयान आने शुरू हो गया। पहले लाने वालों के ख़िलाफ़ था, अब जो आया हुआ है उसके खिलाफ है, इमरान खान के ख़िलाफ़ वे बुनियादी बयानियाँ ही मुस्लिम लीग का चेंज हो चुका है। तो वो मेरा ख्याल है ये तफरीक का बायस, अगर वो उस एजेंडे पे रहते या चलते हैं तो ये तफरीक का बायस ज़्यादा बनेगा, आगे चल के ये इनमें तकसीम मजीद पैदा हो। सही नाज़रीन, PDM के इसी जलसे में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। भट्टी साहब, क्या समझते हैं कि कोयटा में पहले जलसे का ऐलान करना, फिर वहां से गुजरांवाला की तरफ उसे मूव करना, यह फैसला अपोजिशन के लिए किस हद तक सूदमंद रहा, अगर पहले जलसे के हिसाब से देखा जाए? यासिर, देखिए, अगर कोयटा में ये पहला जलसा होता तो जो भी फीडबैक मिला जिसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी ताकत का अपना एक पावर शो किया है, एक बड़ी आवाम की बड़ी तादाद को इकट्ठा करके, तो आज रिवर्स बातें हो रही होती कि PDM 11 जमातें मिलके भी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। ये उनकी स्ट्रेटजी थी, कामयाब रही, बड़ी तादाद के अंदर लोगों को जमा करके दिखाया। हालत ये थी कि हमारे वफाकी वुज़रा चैलेंज कर रहे थे कि आप स्टेडियम भर के दिखाएं, और एक ऑब्वियस था जो गुजरांवाला उनका गढ़ है और फिर जो मुल्क का जो इजला है उनकी जो सपोर्ट है, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा होंगे। तो उस लिहाज से तक उन्होंने एक बेहतरीन यकीनी तौर के ऊपर एक पावर शो कर लिया है। कराची का भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश होगी कि वो एक शो करे। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 साल तक हुकूमत की जो एहतसाब के खिलाफ पॉलिसी थी और नैब की कार्रवाइयाँ थी, अपोजिशन मंजर आम से गायब थी, अपोजिशन अवाम के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो PDM के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो उन्होंने ये फैसला किया कि जब जलसों की जो सीरीज़ चलेगी, फिर तहरीक बनेगी, उससे पहले अवाम के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस तो शो करें, हम बताएं कि अपोजिशन मौजूद है। आपको याद होगा 2 साल तक, जून जुलाई 2020 तक अपोजिशन हमें ना ईवान के अंदर अपना रोल प्ले करते दिखाई देती थी ना बाहर। उसके बाद इकट्ठे होकर उन्होंने अब 2 साल बाद हुकूमत को ये रियलाइज़ ज़रूर करवा दिए कि एक अपोजिशन मौजूद है और तमाम जमातें मिलकर हुकूमत के लिए अब उन्होंने परेशानी का बायस बन सकती हैं। और सबसे बढ़कर
उनके अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं, जितनी भी जमातों की बात कर लें, अब तो मौलाना फजल रहमान साहब भी नैब के रिडार पर हैं, उन्हें इन तमाम मुख्तलिफ केसेस के अंदर जवाब देने पड़ रहे हैं, कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशन में, कुछ को रेफरेंसेज में। अदालतों के अंदर तो चीज़ें वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही कि वो अपने आप को क्लियर कर सके। उनके पास एक यही रास्ता है कि अब वो जाएँ, एक प्रेशर बिल्ड करें कि अवाम के अंदर जाकर अपनी एक एग्जिस्टेंस शो करें कि हम मौजूद हैं। उसके साथ इमरान खान साहब जो दिन रात वो ये बयान देते हैं कि मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है, एनआरओ नहीं देंगे, मैं कैसे इनके साथ एनआरओ का सौदा कर सकता हूं। तो जब इस टाइप का मोमेंटम बनता है तो हिस्ट्री पाकिस्तान की ये रही है कि बैक डोर बैठकर बातचीत करने का रास्ते या दरवाजे ज़रूर खुलते हैं और फिर वहां पर तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने लिए बेस्ट जो अपना शेयर होता है वो लेने की कोशिश करते हैं। तहरीक को चलने दे, फिर उसके बाद जो आने वाले असरात हैं वो फैसला करेंगे कि बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, बैकडोर मुज़ाकरात होते हैं या फिर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती है। राना साहब, कल से मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में थे, लाहौर में उनकी मसरूफियात कहाँ पर रहीं और उन मसरूफियात के दौरान किन किन से मुलाकातें हुई? और नवाज शरीफ साहब का सुनने में यह आ रहा है कि बयानिया तब्दील हो रहा है, जैसा कि राव साहब ने भी उसकी निशानदेही की, आप भी पहले कर चुके हैं। तो ये बयानिए में फ़र्क क्यों आया और इस फ़र्क आने के बाद मौलाना अपने बयानिए पे क्यों डट गए? मैं आपको बताऊं यासर, पहले मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब चूँकि कल रात से यहाँ पे थे, लाहौर में मौजूद थे। कल रात को जिस जगह वो ठहरे थे, लाहौर का बड़ा मारूफ होटल, तो वहाँ से रात को एक दूसरी गाड़ी में मौलाना साहब निकलते हैं, तो विदाउट सिक्योरिटी निकलते हैं। तो बड़ी हलचल मचती है कि मौलाना साहब कहाँ गए। तो दूसरी तरफ से हमारे ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब वो बिल्कुल रायवेंड के करीब करीब एक बड़ी मारूफ सोसाइटी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मोहतरमा मरियम साहिबा और 2 मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी आते हैं। ये ज़रा बता रहे हैं। वहाँ पे एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात में रात तक तो यही फाइनल होता है कि कल जब ये जुलूस निकलेगा तो किसी एक जगह पे, जिसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि शादरा में या चादरा से आगे अमामिया कॉलोनी में ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इकट्ठा रोड चलेगा और एक अच्छा तासुर जाएगा। ये फाइनल हो गया। सुबह अगले दिन सुबह जब मौलाना साहब निकलते हैं तो ज़राए की ये कहते हैं कि मौलाना साहब जब एक मारूफ दीनी दरसगाह की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने नमाज जुमा पढ़ाया, उसमें जब उस वक़्त उनको एक टेलीफोन आता है, वो आता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। उनसे उन पर बात होती है, फिर दोबारा एक फ़ोन आता है जो 13 मिनट तक जारी रहती है। जिस गुफ्तगू, इस गुफ्तगू में ये तासर दिया जाता है, मौलाना साहब को कहा जाता है कि हम अपना टारगेट एक रखें, या जो बयानी खालिद साहब ने किया ना, राव साहब ने बदल गया है, उसका कहा जाता है। ये आने वाले चंद दिनों में इसकी तस्दीक भी आपको सामने हो जाएगी। मौलाना साहब अपने साथियों से भी मशवरा करते हैं, मौलाना साहब इस पर सख्त न लाते हैं, क्योंकि मौलाना साहब को 3 दिन पहले इस बात का हल्का सा इल्म हो चुका था कि कहीं पे कुछ हो रहा है, और मौलाना जो है माइनस मौलाना एक फार्मूले पे काम शुरू हो चुका है। ये मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, माइनस मौलाना। तो ये मौलाना का देर से जाना उसी क्या एक तसलसल? उसके बाद आज मरियम की मौलाना से आपको पता है 3 दफ़ा गुफ्तगू हुई। अच्छा। और मौलाना साहब से भी हुई, मरियम नवाज शरीफ से तो राब्ते में है, लेकिन मौलाना साहब से गुफ्तगू हुई। मौलाना साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। मौलाना साहब ने कहा जी आप मुझे बता दें कि आपका बयानिया है क्या, कल को आप मुझे कहेंगे इसको फिर फारिग कर दिया जाए, इसको बीच में से निकाल दिया जाए, आप जाकर कुछ और तय कर लें। मौलाना साहब इतने गुस्से में थे कि मौलाना साहब ने जुमे की नमाज के बाद निकलना था, असर की नमाज के बाद निकले। जब उन्हें पता चला मरियम अब शादरे के करीब पहुँच गई, आप देखें ना, मौलाना ने असर की नमाज के बाद निकलते हैं, और उसके बाद मौलाना साहब रुकते हैं रास्ते में, रुकते 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 वो फिर नमाज एक अदा करते हैं वहाँ पे रोड पे, और एक नमाज अदा करते हैं वो जाके इशा की नमाज अदा करते हैं जमात अहले हदीस रावी रोड पे। अब पता है सबको कि जलसे का टाइम है, जलसा ये है, तमाम चीज़ें जा रही हैं। मरियम एक खताब के बाद इतनी तेज़ी से पहुँचती है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो मौलाना साहब क्यों आस्था हो गए? मौलाना साहब नाराज़ थे। मौलाना साहब ने नाराज़गी का इजहार 2-3 जगह किया, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी उन्हें मनाया, फिर मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई गई, जनाब आप आएँ, हम जो भी करेंगे मिल के करेंगे। असल कहानी ये है कि ना, अब मैंने जिस तरह कहा था ना कि आपको आगे बताएंगे, ये आज का जलसा होने दें, जलसा हो गया, अभी तकरीरें आने दें। अगर तकरीरें मौलाना की मर्ज़ी के मुताबिक हुई तो ये इत्तेहाद फिर भी टूटेगा। अगर तकरीरें मौलाना की मर्जी के मुताबिक ना हुई, ये इत्तेहाद फिर भी टूटेगा। आज ये लिख लीजिएगा और आने वाले प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं, बहुत सी यकीन दहानियाँ करा के आए हैं। या सर मैं इतना सा फिक्रा कह दूँ, सिर्फ इत्तेहाद बनते नहीं बनवाए जाते हैं।
और जब बनवाए जाते हैं तो फिर कोई चीज़ जो होती है ना, अगर वो मर्जी के मुताबिक ना हो तो टूट भी जाते हैं। बस चले देखते हैं आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद बरकरार है या फिर जैसा कि राना साहब बता रहे हैं कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा। उसकी वजूहात क्या है वो कुछ राना साहब ने बता दी हैं, कुछ दिनों बाद मंजर आम पर आ जाएंगी। नाज़रीन, पीडीएम के इसी जलसे में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त गुजरांवाला के जलसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब जारी है। बढ़ेंगे भट्टी साहब की जानिब। भट्टी साहब, केसेस भी चल रहे हैं एक तरफ और केसेस में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन अपोजिशन रहनुमा ये कहते हैं कि हमने अपने केसेस भुगत लिए, हमने जेलें भी देख ली, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन यही है, अब जेलें देखने का वक्त जो है वो हुकूमत का है। तो क्या इन पर जो केसेस चल रहे हैं, इस तहरीक के बाद उन केसेस की तफ्तीश में, तहकीकात में या असरअंदाज में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, असूली तौर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो केसेस बन चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, उनका फ़ैसला कानून की रोशनी में होना चाहिए और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि नैब ने गुज़श्ता 5-6 माह के दौरान, जब हम देख रहे थे कि हुकूमत की जानिब से भी करप्शन के ख़िलाफ़ जो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का अज़्म सामने था, चेयरमैन नैब भी अलल ऐलान कहते रहे कि नैब करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामज़न है और हम बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करेंगे। इस मौके के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खक़न अब्बासी, साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे, उसके साथ बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी, इन शख्सियात के ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात मुकम्मल की और रेफरेंस तैयार हो गए। कुछ दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद हैं और कुछ ज़राए से हमारी बात हुई। नैब का एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग आज शेड्यूल थी, जिसके अंदर ये तमाम बड़े केसेस थे, जिसके अंदर रेफरेंसेस की मंजूरी होनी थी और इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से पीडीएम का एक उनकी जो पोलिटिकली अब ये एक स्टार्ट हुई है, एक जलसों की सीरीज़ या मूवमेंट कहीं, उसके नतीजे में एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या आज के दिन नैब का एग्जेक्टिव बोर्ड का मीटिंग होगी या नहीं होगी। कड़ी नज़र मैंने रखी हुई थी इसके ऊपर, तो पता चला कि आज चेयरमैन नैब की हिदायत के ऊपर ये बोर्ड मीटिंग मनसूख कर दी गई। चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खक़न अब्बासी के ख़िलाफ़ जो बुलेट प्रूफ 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियाँ थी, उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक तमाम तहकीकात मुकम्मल हो चुकी थी और आज रेफरेंस फाइल होना था। तो ये उसके साथ एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ भी, एहसन इकबाल नैब को बहुत पुरजोर तरीके से निकालते रहे कि नैब के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं तो मेरे ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस फाइल करे, तो उनके ख़िलाफ़ भी आज रेफरेंस मंजूर होना था। ताहम चेयरमैन नैब की हदायत के ऊपर आज के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दी गई, क्योंकि नैब के सामने भी सारी सूरत हाल है और आज पीडीएम का गुजरांवाला में बड़ा जलसा था। तो इस बात का खदशा था कि आज इन सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, कि हम जहाँ पर पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आला मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस था, मुस्लिम लीग नून के 2 वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ बाकी शख्सियात हैं, तो इनके खिलाफ हम ऐसे मौके पर अगर रेफरेंस मंजूर करेंगे तो आज पीडीएम के जलसे में सबको बात करने का मौका मिलेगा, नैब को क्रिटिसाइज करेंगे और उनको अवाम के सामने नैब की कार्रवाइयों को जवाब पेश करने का मौका मिलेगा। तो वो मीटिंग आज कैंसिल करके आइंदा हफ्ते के लिए उसको दोबारा फैसला किया गया कि दोबारा वो एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग होगी जहां पर ये सारे रेफरेंसेस, यानी आपको जलसे का इंपैक्ट पड़ता कुछ दिखाई दे रहा है। मैं भट्टी साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज का अगर जलसा उसे कैटेगोरिकल तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जम्मे गफीर है वो तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि उनका गढ़ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी आती है, फिर JUI की आती है। दीगर जमातों के कारकुनान इक्का दुक्का टोलियों में आए होंगे वो दिखाई नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा आवाम जो है वो इन 3 जमातों की है। अब जब कराची में होगा जलसा तो कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी गढ़ है, सिंध पूरा है, सिंध भर से आवाम आएंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो पावर शो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा या फिर पीडीएम का होगा? पहले तो ये गुजरांवाला के हवाले से आपने बात की, मैं समझता हूँ कि अभी जो बिलावल साहब वहाँ गए और कमरुज़्ज़मान कहरा और चौधरी मंजूर और सारे मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो एक रिवाइवल देने के लिए कोशिशें की हैं। और मैं समझता हूँ कि नून लीग का तो वो गढ़ था। उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी खोई हुई साख बनाने के लिए
अपनी जगह बना रही है। अब कराची पे आते हैं तो अगर यही टेम्परामेंट यहाँ भी कायम रहेगा, मैं समझता हूँ कि कराची में क्योंकि कोई कंटेनर नहीं लगाए जा रहे, कोई पकड़ धक्कड़ नहीं है, किसी कार्नर मीटिंग पर छापे का इम्कान नहीं है, सूबाई हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर बड़ा जलसा होगा और यकीनन यही इल्ज़ाम यहाँ भी आएगा। पहले भी JUI वाले इस शूबे का इजहार कर चुके हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने कि जनाब ये आप इस जलसे को अपना शो ना बनाएं बल्कि 11 जमातों का शो बनाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हो नहीं सकेगा। कल एक वाक़या हुआ है, यहाँ वफ़ात हुई एक बड़े लीडर की, राशिद रब्बानी, एक 70 से लेकर मरते दम तक पीपल्स पार्टी के साथ थे, तो कल इनको एक और ऑक्सीजन मिला है। वहाँ उस जलसे में उनके जनाजे में हज़ारों लोग जमा हुए हैं और कार्नर मीटिंग से भी बड़ा जलसा हो गया है और वहाँ सब लोग इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपनी कोशिशें बरूए कार ला रहे हैं। आपकी नज़र में जो कराची में जलसा है वो गुजरांवाला के जलसे से कुछ मुख्तलिफ होगा क्योंकि वहाँ पे मसाइल का सामना नहीं है, मुश्किलात नहीं है, हर्डल्स नहीं है, इजाज़त भी वफाकी हुकूमत दे चुकी है, बागे जनाब NOC जारी कर दिया गया है। राव साहब क्या समझते हैं कि ये जो जलसे हैं इसमें एक एक जमात क्या इस जलसे को हाईजैक कर रही है या फिर ये जो इन्होंने अपनी मनसूबाबंदी की थी, ये मनसूबाबंदी थी ही ये कि हर इलाके में उस जमात के तहत जलसे किए जाएंगे, वो वहां पे हाईजैक भी कर ले तो ठीक रहेगा? देखिए, जिस दिन PDM शुरू हुई है उस दिन से लेके आज तक बहुत सी चीज़ें बदली हैं। जैसे मैंने कहा, बयानिया बदला है, स्ट्रेटजी बदली है, जलसों की जगह बदली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शुरू में किसी ने इस तरह से सोचा था। जो चीज़ें तय हुई थी, जैसे मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी की बात की जा रही है, यकीनन उसमें चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से उन्होंने तय किया था लेके चलना है मामलात को, उस तरह से मामलात लेके नहीं चले जा रहे, इसलिए ये इस किस्म की रिफ्ट पैदा हो रही है। मैं पहले दिन से कन्विंस हूँ कि ये जितना बड़ा एजेंडा था, जितनी बड़ी प्लानिंग थी और जिस डेस्परेशन में ये सारी मूवमेंट की गई है, इसमें तफरीक और मज़ीद तकसीम का इम्कान ज़्यादा है। इनका इकट्ठा चलने का इम्कान दिन ब दिन कम होता चला जाएगा। किसका शो कहाँ पे है, कौन किस तरह से लेके उसको चल रहा है, अभी तकरीरों से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कराची जब पहुँचते हैं तो उसमें किस तरह से सूरत हाल वहाँ अनफोल्ड होती है, सामने आती है, तो वहाँ पे आपको एक दूसरा मंजर नज़र आएगा। वहाँ पे सिर्फ JUIF ही नहीं, मुस्लिम लीग के लिए भी थोड़ा सा एक कह ले के एम्बेरसमेंट का पहलू होगा जब सिर्फ पीपल्स पार्टी होगी वहाँ पे, क्योंकि नून तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसा। तो इस तरह से जब कोयटा जाएंगे तो वो फिर एक और ही माहौल होगा। वहाँ पे दोनों नून और पीपल्स पार्टी दोनों का ना होने के बराबर प्रेजेंस है और वहाँ JUIF, महमूद अचकज़ई और बाकी जो फिल वक्त की प्लानिंग के मुताबिक सबको एज तो मिल रहा है, सबको प्लस पॉइंट तो मिल रहा है, इलाके का प्लस पॉइंट हो, यानी एम्बेरसमेंट अगर एक जगह पे है तो दूसरी जगह आप उसे कवर भी कर पा रहे हैं। राना साहब, अगर थोड़ा सा माजी देखा जाए, इस तरह की तहरीक को देखा जाए, तो क्या इन तहरीक में दरसगाहों का भी फंक्शनली तौर पे, सियासी तौर पे इस्तेमाल होता था? आपने जैसा जिक्र किया, एक जगह पे जुमे की नमाज़ पढ़ाना, फिर दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे खिताब करना, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ाना, तो क्या सियासी तौर पे दरसगाहों को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर आज के दिन के हिसाब से जुमे का दिन था तो ये एक मामूल की बात है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मामूल की बात है। बात बड़ी क्लियर सी है। दरसगाहें सब हैं, वहाँ पर हर मकातबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाला शख्स नमाज जुमा की अदायगी के लिए आता है। वो मुस्लिम लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, तहरीक इंसाफ से हो, काफ लीग से हो, किसी जगह तो हमारी मसाजिद जो हैं ये इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब पता है कि एक जलसा है, एक पता है कि एक शख्स जो है फ़लाँ जमात का जो है वो सरबराह है इत्तेहाद का, तो उसके लिए किसी मसाजिद में बैठ के नमाज जुमा पढ़ाना, हाँ इससे हट के वो आए होते, आज लाहौर से रैली लेकर ना जानी होती तो फिर और बात होती। ये चीज़ें जो है आज बड़ी डिस्कस हो रही हैं और बहुत से मुकाते फ़िक्र के जो लोग हैं इसे अच्छा नहीं समझ रहे। हमारी मसाजिद सबके लिए हैं। मसाजिद में इस्लाम की बात होती है, दीन की बात होती है, अमन की बात होती है, नफ़रत ख़त्म करने की बात होती है। मसाजिद के अंदर तकारीर, मसाजिद से जलसे जुलूस, ये इस चीज़ के लिए नहीं होती, सियासत के लिए नहीं होती। ये रवायत अच्छी नहीं। शुक्रिया सईद खबर साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब और राव खालिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनसे बात करेंगे PDM की हालिया तहरीक के पहले जलसे के हवाले से और फिर आने वाले जलसों के हवाले से कि इसको वो किस नज़र से देख रहे हैं और कराची में क्या वो भी कोई रैली निकालने जा रहे हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम के जलसे की अब तक की कार्रवाई से तो आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। पीडीएम के जलसे में जो जमातों ने अपने कारकुनान लाने थे, क्या वो उसका हदफ जो था वो उस हदफ को अबूर कर पाए हैं या वो हदफ मुकम्मल हो चुका है, ये तो अवाम फैसला करेंगे। क्या ये वाकई गुजरांवाला का जलसा अवामी रेफरेंडम है? अगर ये अवामी रेफरेंडम है तो इसके असरात हुकूमत पर क्या पड़ने वाले हैं, इसी पर बात करेंगे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या समझते हैं कि इस तहरीक के असरात क्या पड़ने वाले हैं? अगर मुल्की तौर पर देखें तो तब क्या पड़ेंगे, और अगर सियासी तौर पर देखें तो इन जमातों पर क्या पड़ेंगे? देखिए, मुल्की तौर पर तो इस वक्त जो है वो जो भी इक़दामात गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलकर कर रहे हैं, मुल्की तौर पर तो मुल्क के लिए तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त जो है वो ठीक नहीं है। मुल्क इस वक्त टोटल एक क्योस का शिकार है, एक इनस्टेबिलिटी है, जहां पर तमाम कारोबार रुका हुआ है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है और लोग हिजान किसी कैफियत का शिकार हैं और किसी को नहीं पता कि अगले दिन क्या होना है। जो कि ये सिचुएशन किसी भी मुल्क के लिए जहर कातिल है। तो मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें कसूर सिर्फ अपोजिशन का नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस चीज़ के जो है वो मैं समझता हूँ जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि जो करंट हुकूमत है उसको बहुत अच्छा मौका मिला था और वो हुकूमत जो एक नैरेटिव लेकर जो आई थी इलेक्शन कैंपेन में कि भाई हम चोरों को पकड़ेंगे और करप्शन जो है सबसे बड़ा मसला और तमाम चीज़ें, मैं समझता हूँ कि हुकूमत में आने के बाद उनकी प्रायोरिटी जो है वो इदारों के ऊपर छोड़कर उनको आगे काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन कैंपेन का नैरेटिव था, इमरान खान साहब का बयानिया था, वो बयानिया वो इलेक्शन जीतने के बाद भी उसी को चला रहे हैं और जिससे ना तो अब तक कोई करप्शन रुकी है, माजरत के साथ करप्शन और बढ़ गई है उस मुल्क में, और ना ही वो अब तक किसी को सजा दिलवा सकें और दिलवा पाए। और इस करने में जो उनकी एफिशिएंसी लग गई है अपोजिशन के ऊपर, उसकी वजह से उनकी जो गवर्नमेंट की ग्रिप है, गवर्नेंस, वो बड़ी कमजोर हो गई, बड़े लूप होल्स आ गए। आज आप देखें कि आटे की क्या कीमत है, आप देखें कि चीनी का क्या बुरान है, जो तमाम अर्चा खुद नोश है, वो ये अगर तवज्जो अपनी गवर्नेंस पे देते, अपने लोगों को सिर्फ इस काम पे लगाते कि लोगों के हिम्मत, तो मैं समझता हूं कि उनका आज नैरेटिव बहुत स्ट्रांग हो चुका होता और अपोजिशन के जलसे जुलूस जो है वो काम नहीं आ रहे थे। लेकिन चूंकि अपोजिशन को भी एक मौका मिला हुआ है और उस मौके को वो बिल्कुल वो फायदा इसलिए उठा रहे हैं कि डेफिनेटली मुल्क के में आम लोगों के हालात और वो लोग जो कि जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीदें लगाई थी, वो आज बहुत ज्यादा खुश नहीं है इमरान खान से, इमरान खान की साहब की इस गवर्नमेंट से वो बहुत ज्यादा जो है उनको रिजॉल्व नहीं मिला, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को मैं समझता हूं ये मौका मिला। लेकिन ऑपोजिशन के नैरेटिव से इस मुल्क के लोगों का भी कोई भला होने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई भी पार्टी इस वक्त जो है वो रिफॉर्म की बात नहीं कर रही, लोगों के लिए कोई पैकेज की, वो कह रहे भाई फला आदमी अच्छा नहीं है हुक्मरानी में, उसको हटा दो, हमें हुक्मरान बना दो। मुस्तफा कमाल साहब, ये जो पार्टियां बड़ी हैं इसमें मुस्तफा कमाल भाई, इसी में जमात आपने बड़ी अच्छी बात की, दोनों तरफ से बात की। अब मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी वो हुकूमत में रह चुकी है, मुतअद्दिद बार रह चुकी है, सिंध में हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में रह चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान भी एक वक्त में अपने मज़े लूट चुके हैं और दीगर जिनमें सियासी जमातें इनमें शामिल है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से किसी ना किसी जगह हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अब ये सारे जो मिल के हैं, तो आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद आगे चल पाएगा और क्या ये बड़े जलसे या इत्तेहाद जो हैं ये आने वाले दिनों में हुकूमत इनकी वजह से गिर सकती है? देखिए भाई, ऐसा है कि मैं इस पे अपनी ऐसी बात मैं आपसे शेयर करूं कि देखिए इस वक्त इस सारे इत्तेहाद को इत्तेहाद बनाने में मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के अपने एटीट्यूड और उनके रवैये का बहुत बड़ा अमल दखल है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि ये सब लोग इख्तिदार में रह चुके, बिल्कुल बजा बात, और मैं बात ये बारहा कह चुका हूँ कि भाई चले पीएमएलएन की तो हुकूमत जो है वो थी अभी 1 साल पे 2 साल पहले तक, या फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत में रहते, पीपल्स पार्टी तो आज भी बरसर इख्तिदार है। नवाज शरीफ साहब जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने तकरीर की है और रेवोल्यूशनरी खिताब उन्होंने रेवोल्यूशनरी खिताब किया उन्होंने, आमिन बकौल उनके लोगों के बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाया और सारी चीजें, वो इनकलाबी कदम जिस प्लेटफॉर्म से वो उठा रहे हैं, वो पार्टी 12 सालों से सिंध पर इख्तिदार में है,
और हमसे पूछे, हम कराची के रहने वाले लोग हैं, कि कराची से लेकर कश्मीर तक इस पीपल्स पार्टी ने क्या हशर कर दिया है। वो किस मुंह से किसी भी गवर्नमेंट को बुरा कह सकते हैं? पीपल्स पार्टी किस मुंह से बुरा कर सकती है? और अगर नवाज शरीफ साहब की इंटेंशन सही है तो वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को खड़ा रखकर अगर वो लोगों की बात करेंगे तो भाई सिंध के लोग कम से कम नवाज शरीफ साहब की बात ये नहीं मानेंगे, फजलुर रहमान साहब की बात नहीं मानेंगे। इसलिए कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और करप्शन के हम डायरेक्ट विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं यहां पर। और आपको पता है कि अभी हालिया बारिशों में इस कराची जैसे शहर, जब आपको ये पता है कि हुकूमत की कारकर्दगी ने लूप होल्स कहां कहां पर पैदा किए हैं, तो आप पीडीएम के एजेंडे से भी बखूबी वाकिफ हैं, तो क्या समझते हैं कि पीडीएम के एजेंडे के जो नुकात हैं वो यही होने चाहिए थे, या फिर उसे किसी और मसले पर इशू उठाकर अवामी रेफरेंडम करवाना चाहिए था? देखिए, मैं अपनी जो पहले वाली बात है थोड़ा सा उसमें एक जुमला और ऐड कर दूं कि ये जो आपने इत्तेहाद की बात से फिर मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, असल में सारा मसला इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा इलेक्शन जीतने के बाद, तो ऑलरेडी जो है वो उन्होंने अपने तमाम खैर ख्वाहों और अपने सपोर्टर के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर दिया, एक जो है वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी, क्योंकि ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है, ये बादशाहत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको हुकूमत चलानी है तो आपको आइन के तहत जो है वो बहुत सारे मामले में ओपोजिशन से कंसल्ट करना पड़ेगा। फर्ज करें कि आपको नैब का चेयरमैन लेकर आना है, आपको ओपोजिशन लीडर के साथ बैठना है। फर्ज करें कि आपको जो है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लेकर आना है, आपको ओपोजिशन के साथ बैठना है। फर्ज करें आपको जो है वो अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लेकर आना है, आपको उसके साथ बैठना है, आपको उनके लोग। अगर आप ये कहेंगे भाई मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, तो ये आइन के तहत मुल्क चल रहा है ना। ये लोग ओपोजिशन को भी लोगों ने वोट देकर भेजा। आप ग्रेजुअली अगर आपने फारिग करना है तो आपने इमरान खान साहब ने डेडलॉक क्रिएट कर दिया मुल्क के अंदर, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब आपकी बात की तरफ आते हैं। बिल्कुल मैं इस वाली बात से एग्री कर रहा हूं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ओपोजिशन के इस एजेंडे और पॉइंट में अवाम के लिए कुछ भी नजर नहीं आता, ना हुकूमत के पास अवाम के लिए कुछ है, ना ओपोजिशन, क्योंकि ये सब लोग किसी भी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, ये सब लोग किसी भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात नहीं कर रहे, ये सब लोग किसी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म, हेल्थ, एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। ये सब लोग कोई लोकल गवर्नमेंट को नीचे 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने की बात नहीं कर रहे, पीएफसी अवार्ड देने की बात नहीं कर रहे। तो मैं ये कैसे जान लूं कि वो नवाज शरीफ साहब, वो जरदारी साहब या वो फजलुर रहमान साहब जो ऑलरेडी पहले भी हुकूमतों में थे और एक पार्टी आज भी हुकूमत में है, कल ये आ जाएंगे तो ये इससे अच्छा कुछ करेंगे। इसलिए ये तो आज भी वो बात नहीं कर रहे। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को इख्तिदार वजीर आजम हाउस से निकालकर, वजीर आला हाउस से निकालकर डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल्स और शहरों में चाहिए, इख्तिदार नीचे मुंतकिल करना है, जिससे जाकर मसला होगा। और रिफॉर्म, इतनी सारी पार्टियां इलेक्शन पे धांधली करती हैं, आज तक किसी पार्टी ने इलेक्शन रिफॉर्म की बात की कि चलो भाई आ जाओ सारे मसले छोड़ते हैं, हम एक दफा इलेक्शन रिफॉर्म कर लें। ऐसा कर लें कि कोई दुनिया की सुपर पावर भी आकर अगर इन्वॉल्व होकर नहीं कर सके। गुजरावाला का जलसा हो गया, गुजरावाला का जलसा हो गया, इत्तेहादी जलसा करके चले गए, बहुत कामयाब उनका जलसा हो गया, जो वो कहते हैं हम मान लिया, तकरीर भी हो गई, अदारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, सारा कुछ हो गया। अब जलसा है कराची में, आपके शहर में, जहाँ पर लोग पानी में डूबे रहे, जहाँ पर लोग जो हैं हर चीज़ को तरस रहे हैं। अब इन्होंने, क्या पीपल्स पार्टी कराची के जलसे को कामयाब कर पाएगी? देखिए, 20 से 25 हज़ार लोगों को जमा करके कोई एक तस्वीर खिंचवाना 9 पार्टियों का मिलके कोई बड़ा इशू नहीं है। 3 करोड़ की आबादी है। जलसा वो हो जब लोग खुद से दिली तौर पर इन्वॉल्व हों, और इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी, ये 9 पार्टीज का जलसा हो रहा है 18 तारीख को। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमने 8 नवंबर की एक डेट रखी है, इसी ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला हम अकेले इस कराची के जेन्युइन लोगों का जलसा करके आपको दिखाएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको कराची के जलसे का जवाब सुनने के लिए आपको 8 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। आप खुद देखकर फैसला कीजिएगा कि जलसा किसे कहते हैं। ये जो जलसा होने जा रहा है इसको जलसा कहते हैं, या फिर जो है वो जलसा हमारा जो होगा वो जलसा कहेंगे। राना साहब की बात यह है कि कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है, क्या वो उस बयानिए को सच कर पाएगी कि जो वो कहती है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हिस्सा नहीं दिया जाता, इसलिए हम वफाकी हुकूमत के मुखालिफ हैं?
नहीं नहीं भाई, बयानिया गलत है ना उनका, ये वाला बयानिया बिल्कुल फ्लॉड है। इसलिए कि भाई उनको इस वक्त जो है, अगर इस मुल्क में कोई एक अथॉरिटी सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो वजीर आला सिंध है। वो इमरान वजीर आजम पाकिस्तान भी इतने ज्यादा पैसे वाले और उनके पास अथॉरिटी नहीं है जितने वजीर आला सिंध अथॉरिटी है उनके पास। पिछली दफा उनके पास 803 अरब रुपए आए एनएफसी अवार्ड में, इस दफा 1017 अरब रुपए उनके पास एनएफसी अवार्ड में आए। और सिंध तबाहाल हो गया है, 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनको स्कूलों में होना था, 11,000 स्कूल यहां पर गोस्ट स्कूल हैं, यहां पर बच्चे जो है उनको वैक्सीन नहीं है कुत्ते के काटने की, लोग बच्चे मर रहे हैं, यहां पर थर में रोजाना बच्चे मरते हैं। कराची आपको पता है डूब गया, तबाह बर्बाद हो गया। कराची से लेकर कश्मीर आपने इन्होंने स्कूलों में भैंसे बांध रखी हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, तो सिंध में तो धूल मिट्टी उड़ रही है, खाक उड़ रही है यहां पर। इनका कोई ये जो बयान, यही मेरा कहने का मकसद है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई इनकी जो बात है वो अवाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने इख्तिदार की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसको उतारो और हमें इख्तिदार में बैठा दो, उससे हमारा कोई अवाम का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाक से जमीन पार्टी जो बात कर रही है, हमने 6 नुकात पेश किए हैं, ये वो अवामी एजेंडा इश्यूज है जिससे अवाम के मसाइल हल होंगे। जब तक ये पार्टीज उस इश्यूज पर बात नहीं करती, उन एजेंडे पर नहीं आती, हम नहीं समझते कि इनको अवाम से कोई हमदर्दी, इनको अपने इख्तिदार से हमदर्दी है। मुस्तफा भाई, पाकिस्तान से जाने के बाद कई लीडर जो हैं पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो अचानक उनका बयानिया तब्दील हो के भारत से उनको मोहब्बत हो जाती है, अपने पाकिस्तानी इदारों पे तनकीद शुरू कर देते हैं। यही साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, उससे पहले भी एक मसूफ यही सब कुछ कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि वाकई गैर मुल्की एजेंसियाँ जो हैं इनके पीछे खड़ी होती हैं? देखिए, मेरे पास तो जो है नवाज शरीफ साहब के किसी गैर मुल्की एजेंसी से ताल्लुक़ रखने का मेरे पास तो कोई आज तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, और मेरे पास कोई ऐसी शवाहिद नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो भी गुफ्तगू फरमाई है इदारों के हवाले से, मैं समझता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि इस मुल्क के इदारे कोई भी देखें, दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, हो रही हैं। ये हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि आया कि हमने क्यों मौके दिए हैं कि जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं किया कि जहां पर जो है वो किसी भी इदारे को ये मौका मिले कि कुछ वो कर सके। आपने आज तक ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आपने पनपने ही नहीं दी। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान है, उनको उनसे पूछें कि भाई आपने कोई लोकल गवर्नमेंट का एक भी इलेक्शन करवाया है, आपने कोई बल्दियाती इंतखाबात एक दफा भी कराए जहां पर ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेमोक्रेसी को जन्म देते, आप पनपती, वहां से नए लीडर्स निकलते, आप कोई और जो है वो नए चेहरे लेकर आते, इख्तियारात और वसाइल नीचे देते। या पीपल्स पार्टी ने जो यहां पर एक इलेक्शन कराया उसका हशर जो उन्होंने किया हुआ सारा, तो ये इंसानों को, अपने लोगों को अपने बिल्कुल अपने खुद को भी देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान में कुछ भी है इस वक्त जो है वो जो एक बाइंडिंग फोर्स है, जो इन तमाम हालात में हमने अरब स्प्रिंग देखा है सारा, कि वहां पर मुल्क जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए, और वहां इसलिए पैरालाइज हो गए कि वहां की फौजों को निशाना बनाया गया। पहले जब फौजी इदारों को अगर जो है पैरालाइज कर दिया गया तो उसके बाद मुल्क पैरालाइज कर दिया गया। हमारा मुल्क इसको इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या पैकेज की बात होती है, सिंध हुकूमत उस पर भी बयानबाजी करती है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी की जाती है। आपके दौर के मंसूबे जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, इन सियासी खलफशार का शिकार होते रहे, क्या आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल में सिंध की जो हैसियत है, सिंध की जो फलाह बहबूद है, वो कुछ बेहतर हो सकती? नहीं, आज की मौजूदा पार्टीज की मौजूदगी में तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि 2 सालों में सबको देख लिया। हमने 12 सालों से पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, 4 साल सुबह लोकल गवर्नमेंट में हुकूमत एमक्यूएम के, उसको हमने देख लिया, और 2 सालों से पीटीआई की हुकूमत है। बिल्कुल लोग मायूस हैं, किसी की तरफ से कोई एक ऐसी चीज नहीं की गई जिससे मुझे उम्मीद, इस कराची के रहने वालों को कोई उम्मीद हो। और इतने बड़े क्राइसिस के बाद जब आर्मी चीफ आ गए, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत लगा ली और इमरान खान साहब ने आकर एक पर्चा पढ़ दिया और जो है पर्चा पढ़ के चले गए पीछे से, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसका मजाक उड़ाया, उसको अगले दिन से रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया। और कोई पुरसान हाल नहीं है, और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा कराची में, और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की मौजूदगी में कोई हमें उम्मीद है। मुस्तफा भाई, आखिरी सवाल ये बता दें, क्या मुस्तकबिल करीब में आपका एमक्यूएम से इंतहाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है?
नहीं, हम तो अभी बिल्कुल अपनी पार्टी रोज़ाना सुबह दोपहर शाम के बुनियाद पर पार्टी में काम कर रहे हैं, लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं, और ऐसी कोई सोच दूर दूर तक हमारे दिमागों में इस वक्त नहीं है। और एमक्यूएम तो अपनी मैं समझता हूं कि अपने एक बदतरीन दौर से गुजर रही है, जहां पर उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है, वहां पर आपस में उनके यहाँ ग्रुपबंदी हुई हुई है, वहां पर उनको करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक उनके यहाँ फैली हुई है, और उनके लोग कारकुनान जो है बिल्कुल, आप देखिए उन्होंने 2 रैलियां निकाली, अभी दोनों रैली नाकाम हो गई, लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं दिया। वो सिंध कार्ड के पीछे, वो मुहाजिर कार्ड के पीछे सूबे का नारा लगाकर उसके पीछे अपनी करप्शन छुपाना, अपनी नाअहली छुपाना चाहते थे, लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो मैं समझता हूं कि आपका इत्तेहाद उनके साथ नहीं होने वाला, और आपकी नजर में इस मौजूदा सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एमक्यूएम, जिन्हें आजमाया जा चुका है, इनके होते हुए सिंध की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती और पीडीएम की इस तहरीक से मुल्क में कोई इनकलाब नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।